संजय जी, आज जब हम सवाल करते हैं तो बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि शायद जो मौजूदा आर्थिक स्थिति उसका कारण कोविड है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि आज की स्थिति 1991 जैसी प्रिकैरियस पोजीशन पे है, तो ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है, बहुत गंभीर संकेत देती है। क्या आप मनमोहन सिंह की इस राय से सहमत है? नहीं, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। और उनकी जो सबसे बड़ी फिक्र अंडरलाइन की गई है वो ये है कि बहुत सारे रिफॉर्म जो लॉजिकली उसके साथ होने थे वो अटक गए। और अभी जो सबसे ज्यादा तकलीफ की बात है वो है एजुकेशन और हेल्थ के मोर्चे पर रिफॉर्म का न हो पाना। इस वजह से जो पूरी हमारी अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर है वो अब जिस तरह से चरमराया हुआ है, तो ये हमारे चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि रिफॉर्म का बहुत सारा रुका हुआ काम जब पहले राउंड में फोर्स कर दिया गया था, उसके बाद का काम जो है वो बहुत धीमी गति पर हुआ, कंफ्यूज ढंग से हुआ। कई जगह तो यू टर्न्स हुए, पिछली सरकारों ने भी किए, इस सरकार ने भी किए। और अब जो अप्रोच है वो बिल्कुल राज सत्तावादी है, स्टेटिस्ट है। वेलफेयर इकोनॉमी से हम हिंदुस्तान की तरक्की करा देंगे, ये बहुत ही बड़ा मिसनोमर है। ये चुनाव जीतने के लिए ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ की गारंटी नहीं करता। इसीलिए वो कहते हैं कि भारत की जो अब जरूरत है, जो आबादी की भूख है ग्रोथ की, उसको मिटाने के लिए और बड़े रिफॉर्म पर आप काम नहीं करेंगे, इसलिए टास्क बहुत ज्यादा डॉन्टिंग होने जा रहा है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात रखते हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि कोविड की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, या जो आर्थिक उदारीकरण को जो तेजी दी जानी चाहिए 2014 के बाद से, और जो 2016-17 तक आपकी अर्थव्यवस्था 8 पॉइंट के आसपास रहती है, वो अचानक 4.2 पे क्यों आके गिर जाती है 2019-20 के आसपास? कोविड ने हमारी समस्या को सिर्फ गहरा दिया। कोविड के पहले भी हम आर्थिक विकास के मामले में बहुत तेजी से नीचे गिर रहे थे। प्री कोविड भी हम जिस परिस्थिति में थे उसको आप मंदी का ही दौर कह सकते हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हम अभी बात क्या कर रहे हैं कि अगर हम ग्रो कर गए ठीक ठाक ढंग से, सेकेंड सर्ज के बाद अब थर्ड नहीं आया, तो कहीं जाकर प्री कोविड लेवल पर हम पहुंचेंगे 2022 खत्म होने तक। ये बहुत ही चेतावनी की बात है। तो आने वाले दिनों में जब हमको नंबर बढ़ते हुए दिखलाई पड़ेंगे बहुत लोअर बेस से, बिल्कुल जो रसातल में हम चले गए हैं, 100 से 75 पर चले गए, 75 से 90 आएगा, कहेंगे 15% हम ऊपर छलांग मार गए, या हम उसके बाद 100 हो जाएंगे तो कि 10% और बढ़ गए। ये मिसनॉमर है। ये डेटा को समझने का एक तरीका होता है, सिर्फ इतना भर है। लेकिन गड्ढे से निकल करके प्री पेंडेमिक लेवल जो ऑलरेडी मंदी का लेवल था वहां पहुंचने में अभी दिल्ली काफी दूर है और रास्ता बहुत तकलीफ भरा है। आलोक जी। मैं शुतोष, दरअसल कहानी आपने थोड़ा आगे बढ़ा दी मुझे लगता है। मैं इस किस्से को वहां ले जाना चाहता हूं, और मेरा ख्याल है कि इस देश में इस किस्से को समझने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ उपलब्ध हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ए.के. भट्टाचार्य साहब, जो अब बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक, उसके बाद एडिटोरियल डायरेक्टर और अब मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। एक भी आपने तो ये रिफॉर्म्स उस तरह से देखे हैं जिस तरह से खबरों को नजदीक से कवर किया जाता है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जिस परिस्थिति में हुए थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि उस वक्त देश की जो हालत थी, आज की हालत, जो आज के आगे की हालत मुझे उससे भी खतरनाक दिख रही है। आप थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 30 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, क्या हाल था जिसमें मनमोहन सिंह ने ये आर्थिक सुधार किए थे, और क्या जिस दिन मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को बजट पेश किया था, तो उस वक्त एनालिस्टों को ये लगा था कि मनमोहन सिंह भारत की किस्मत बदलने जा रहे हैं, या जैसा वो कह के गए कि साहब मुझे उम्मीद है कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। आपको लगता है कि अब आगे जब इतिहास लिखा जाएगा, बल्कि अभी जो इतिहास लिखा जाने लगा है, उसमें उनके साथ न्याय होने की शुरुआत हो गई है? लोग जी नमस्कार। एक छोटा सा संशोधन कर दूंगा कि मैं इस वक्त बिजनेस स्टैंडर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हूँ। तो एडिटोरियल डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ जो आपका जो सवाल जो है वो मैं ये समझता हूँ कि मनमोहन सिंह जी ने जो कहा, उसकी जो हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो नुआंस्ड होनी चाहिए। उन्होंने जरूर ये बात कहा है कि इस वक्त की जो हमारी व्यवस्था जो है वो 1991 से
ज्यादा संगीन है। और मैं मानता हूं कि इसको एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए जो कि वो कह रहे हैं। मेरा मानना यह है 1991 में हमारी जो आर्थिक परिस्थिति थी वो बहुत ज्यादा ही गंभीर थी, जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और फिस्कल इंडिसिप्लिन, जिसे आप कहेंगे कि वित्तीय अनुशासन की कमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की एकदम हालत खस्ता होना, वो बहुत ऊपर चला गया था। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो आर्थिक रिफॉर्म्स की जो गति जो पहले 100 दिनों में आई थी, वो रिफॉर्म्स जो थी वो उसी फिस्कल डिसिप्लिन और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखते हुए वो रिफॉर्म्स लिया गया था। और उसके बाद जो सरकारें आई हैं वो सरकारें, मैं समझता हूँ कि उसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और फिस्कल डिसिप्लिन, इसका मतलब 4 चीज, एक तो हुआ कि फिस्कल पॉलिसी, 2 हुआ ट्रेड पॉलिसी, तीसरा हुआ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और चौथा हुआ मॉनेटरी पॉलिसी या फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिसी। आप एक साथ देखो, ये 4 दिशाओं में जो सारे सरकारों ने काम किया, पर हर सरकार ने 2 चीज में कोई काम नहीं किया। वो है कि आपका जो सोशल सेक्टर रिफॉर्म जिसे कहते हैं हम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म जिसे हम हेल्थ, एजुकेशन और वाटर, और तीसरा हुआ कि स्टेट लेवल एक हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो एक रेगुलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस, उसका रिफॉर्म। ये दोनों चीजों में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि लो हैंगिंग फ्रूट, जितने सरकारों ने अभी तक रिफॉर्म किए हैं वो सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। और जो एक्चुअली जो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जो हैं, जो कि आप हेल्थ केयर में है, जैसे संजय जी ने कहा, एजुकेशन में है, वाटर में है, स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन के ऊपर है, ईज ऑफ लिविंग, किस तरह से आप लोकल म्युनिसिपल लेवल में रिफॉर्म्स कैसी हो रही है, अगर आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं उसमें रिफॉर्म कैसा हो रहा है, लोकल लेवल गवर्नेंस का रिफॉर्म, ये सारे रिफॉर्म में मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार 1991 के बाद ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 2 कारण हैं। पहली कारण ये है कि ये सारे रिफॉर्म बहुत बहुत ज्यादा पेचीले रिफॉर्म्स हैं। ये सेंटर ट्रेड पॉलिसी को रिफॉर्म कर दे या इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भाई 94 क्षेत्रों को डिलाइसेंस कर दे, ऐसा रिफॉर्म नहीं है। ये रिफॉर्म में स्टेट के साथ तालमेल के बात करना चाहती है। मैं ये समझता हूं कि आज की सरकार के पास वो पॉलिटिकल एक जेनरोसिटी नहीं है जो स्टेट के साथ वो बात करके उस तरह से रिफॉर्म करे। आप देख लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म में क्या हो रहा है, लेबर सेक्टर रिफॉर्म में क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो सारे जो पेचीले रिफॉर्म्स है वो उनकी जरूरत है स्टेट के साथ बात करने की, स्टेट के साथ कंसल्टेशन करने की। एक कोऑपरेटिव सेक्टर का रिफॉर्म देख लीजिए, उसमें भी सरकार एक ऐसी पेचीले जगह में पहुंच गया है कि जहां पे एक सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है कि अरे भाई, ये जो सेंटर एक कानून ऐसा नहीं बना सकता जिसमें कि स्टेट की जो पावर को खत्म कर दे। तो मैं ये समझता हूं कि जो रिफॉर्म 1991 में हुए थे वो एक स्पेसिफिक संदर्भ में हुआ था, पर उसके बाद जो सरकारें आई हैं वो उसी संदर्भ को लेकर काम करते आगे गए। पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग इश्यूज था, जैसे कि माना ये सेक्टर्स में, उनमें कोई काम नहीं हुआ है। और अगर 2016 से हमारी जो वृद्धि दर अगर 8% से 2019-20 में 4% में आ गई, 4 साल में आधा वृद्धि दर हो गया, मैं समझता हूं कि डिमोनेटाइजेशन उसमें जरूर रोल प्ले किया है। उसके साथ साथ ये जो लंबे दशकों का जो स्पेसिफिक सेक्टर्स के रिफॉर्म की कमी, वो भी एक कारण है। क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक सेक्टर्स में रिफॉर्म नहीं करेंगे, सोशल सेक्टर में रिफॉर्म नहीं करेंगे, इनइक्वालिटी के इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, तो ग्रोथ की जो बोनस जो है, डिविडेंड है, वो सीमित रह जाएगी। जो लेटेस्ट स्टडी में जो आया है, जो ग्रोथ तो हुआ है देश में, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। आप जो अर्थनीति की साइज 1991 में 240 बिलियन डॉलर थी, आज आप 3 ट्रिलियन डॉलर में आ गए हैं, बड़ी अच्छी आपने कही। और आपकी इनइक्वालिटी इस वक्त 1% लोग इस देश के 30% वेल्थ को अब एक्वायर कर रहे हैं और 50% लोग सिर्फ 5% वेल्थ को एक्वायर कर रहे हैं। तो आप इनइक्वालिटी को देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं। मैं ये समझता हूं जो रिफॉर्म अभी तक जो हुए हैं उनकी जो दिशा की बदलने की बहुत जरूरी ये है
और मेरा अंतिम जो टिप्पणी ये होगी इस मामले में कि मैंने जो 30 साल में देखा है कि मैंने देखा है कि राजनीतिक अस्थिरता और गंभीर आर्थिक संकट ये दो ऐसे चीज हैं, ये जब तक ये एक साथ नहीं आएंगे, मैं समझता हूं कि बुनियादी संस्कार या बुनियादी सुधार करने के लिए सरकार के पास जो पॉलिटिकल साहस की जरूरत है उसकी कमी मुझे दिखती है। और उसके पॉलिटिकल साहस, राजनीतिक साहस के साथ साथ और एक चीज अभाव है, वो है कि राजनीतिक उदारता की बहुत अभाव है, जिससे कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर किस तरह से स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन से बात करके, तालमेल से बात करके सुधार किया जाए और नियमों को एक और भी उदारीकरण किया जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।